जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि 4-5 दिनों से हमारे लेक्चर नहीं डल रहे हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस कारण से हम टाइम पर लेक्चर नहीं डाल पाए। लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा, समय पर आपको लेक्चर मिलेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था ह्यूमन ग्लैंड के बारे में, मानव ग्रंथि के बारे में, जिसमें हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, यह पार्ट 2 है। इसमें हम बहिर्स्रावी ग्रंथियों और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो दोस्तों, हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों हार्मोन का सेक्रेशन करती है और यह नलिका विहीन होती है, मतलब ये ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मतलब ये ब्लड से टच होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है पार्ट 1 की, आप वहां जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम आज के वीडियो में बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्रंथियों को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में बेसिक जानकारी भी ले ली थी, लेकिन एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां एंजाइम का सेक्रेशन करती है और जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है वह नलिका युक्त होती है, मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को ले जाने के लिए अलग से उनका रास्ता होता है, वह ब्लड से टच नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि लीवर होती है दोस्तों, और सबसे छोटी बहिर्स्रावी ग्रंथि स्वेद होती है, पसीना होती है। मिश्रित ग्रंथियों की बात करें तो वे ग्रंथियां जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करती है, और अगर हम बात करें तो यह हार्मोन इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, और अगर एंजाइम की बात करें लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का निर्माण करती है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब हम करें वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने से पहले एंजाइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। दोस्तों, एंजाइम हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं और यह हमारे शरीर में चयापचय या रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो हम भोजन से ऊर्जा बनाते हैं और इसमें बहुत सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। तो दोस्तों, यह उन क्रियाओं को गति देने में मदद करते हैं, उन क्रियाओं को फास्ट करने में मदद करते हैं। यह जो एंजाइम होते हैं यह कुछ पदार्थों का निर्माण करते हैं और दूसरे पदार्थों को तोड़ते हैं। हमारे पाचन में या फिर किसी भी जीवित जीव के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एंजाइम निभाते हैं। इन एंजाइम के माध्यम से ही पाचन की प्रक्रिया होती है। सभी जीवित जीवों में एंजाइम पाए जाते हैं जो उनके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एंजाइम के बारे में दोस्तों समझ में आया क्या होते हैं एंजाइम, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बहिर्स्रावी ग्रंथियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं लेक्राइमल ग्लैंड अश्रु ग्रंथि। दोस्तों, यह अश्रु ग्रंथि हमारे आँख के, यह हमारी आँख है और हमारे आँख के इस ऊपरी वाले हिस्से पर हमें लेक्राइमल ग्लैंड देखने को मिलती है। अगर हम आँख को ऐसे पलट कर देखें तो हमें यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग देखने को मिलता है, जो क्या होती है, लेक्राइमल ग्लैंड होती है। यह जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है दोस्तों, आंसुओं का निर्माण करती है। यह जो आंसू होते हैं इनमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। यह लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, यह कीटाणुओं को मारने में मदद करता है, मतलब हमारी आंखों को कीटाणुओं से बचाने में लाइसोजाइम एंजाइम मदद करता है। दोस्तों, यह जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है इसका अगर हम चित्र में स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है और यह नलिकाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, अगर हम इसके लेक्राइमल ग्लैंड के भाग की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पंक्टम एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यह पंक्टम क्या करता है दोस्तों, यह पंक्टम इस लेक्राइमल ग्लैंड से जो आंसू निर्मित होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। और यह पंक्टम क्या करता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये वाला एक क्या है, पंक्टम है, और ये नीचे वाला क्या है, एक पंक्टम है। दोस्तों, इसी पंक्टम के माध्यम से क्या होता है कि यह जो आंसू होते हैं इनको स्टोर कर लेगा पंक्टम, और उसके बाद में जब व्यक्ति कोई इमोशनल होता है या फिर जब दुखी होता है, ठीक है, तो इन्हीं लेक्राइमल ग्लैंड के माध्यम से क्या होता है कि इनको यहाँ इस नलिका के माध्यम से
नाक के रास्ते इनको पहुंचा दिया जाता है। तो जब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई इमोशनल होता है या रोता है तो उसकी नाक से पानी आने लग जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों। लेक्राइमल ग्लैंड हमारी आंख के ऊपरी वाले हिस्से पर हमें देखने को मिलती है और यह पंक्टम क्या करता है, ये पंक्टम होता है जो आंसुओं को स्टोर करता है और यही पंक्टम क्या करता है, हमारे नाक में आंसुओं को डाल देता है और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों, ठीक है। आगे देखें हम, तो हमने अभी देखा कि हमारे आंख के ऊपरी भाग पर लेक्राइमल ग्लैंड देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें तो हमारे आंख का जो ये वाला हिस्सा होता है, जो बाहरी जहाँ पर आई लाइनर वगैरह लगते हैं, काजल जहाँ पर लगाया जाता है, तो वहाँ पर जो, अगर हम इस सब नीचे करके देखें दोस्तों, हमें कुछ धारी नुमा संरचना देखने को मिलती है। तो वह क्या होती है, वो होती है मेबोमियन ग्लैंड होती है। क्या होती है, मेबोमियन ग्लैंड। दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं कि ये तो है लेक्राइमल ग्लैंड, ये ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है, और जो मेबोमियन ग्लैंड होती है यह निचले वाले, और ये जो ऊपर वाली जो परत होती है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यही मोबेमियन ग्लैंड जो होती है यह किसका निर्माण करती है, ऑयल का और कीचड़ का। जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आँख में बहुत सारे कीचड़ वगैरह जम जाता है, तो वह जो कीचड़ का निर्माण करती है कौन करती है, मेबोमियन ग्लैंड करती है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यह मेबोमियन ग्लैंड की ये जो नलिकाएं होती हैं ये ब्लॉक हो जाती है किसी कारणवश, तो हमारे आँख के चारों ओर हमें काले काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तो वो आँख के चारों ओर डार्क सर्कल जिनको हम बोलते हैं वो क्यों पड़ते हैं, कि यह जो मेबोमियन ग्लैंड में क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है, इस कारण से वो डार्क सर्कल्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह जो डार्क सर्कल की समस्या होती है, हम देखते हैं कि ये महिलाओं में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि क्या करती है, जो महिलाएं होती है वो यहाँ आंखों में बहुत सारी चीज़ें लगा, जैसे आई लाइनर हो गई, तो इन चीज़ों के कारण क्या हो जाता है, वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं उनको डार्क सर्कल्स वगैरह देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो मेबोमियन ग्लैंड के बारे में समझ में आया। दो चीज़ें होती हैं आँख में, लेक्राइमल ग्लैंड जो ऊपर होती है और मेबोमियन ग्लैंड जो यहाँ पर नीचे वाले हिस्से पर, और जो ऊपरी ये परत होती है यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो समझ में आया लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में। आगे बढ़े दोस्तों, अब हम देखते हैं एक ग्लैंड हमें मिलती है हमारे कानों में। हमारे कानों में हमें सीरेमिन ग्लैंड देखने को मिलती है। दोस्तों यह जो सीरेमिन ग्लैंड होती है यह किसका निर्माण करती है, यह हमारे कानों में मोम का निर्माण करती है, जिसे हम कान का मेल भी कहते हैं। तो हमारे कान में जो मेल दिखाई देता है तो वह क्या होता है, मोम नामक मोम जैसा पदार्थ होता है, और उसी का निर्माण कौन करती है, सीरेमिन ग्लैंड करती है। दोस्तों यह जो मोम पदार्थ होता है हमारे कानों में, यह हमारे कान में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारे कान में, हमारे कान का जो पर्दा पाया जाता है जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है, इसकी क्या करता है, भारी धूल कण वगैरह से प्रोटेक्शन करने का काम करता है, क्योंकि यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसमें जो भी धूल कण वगैरह घुसते हैं तो वो इसमें चिपक जाते हैं, जो हमारे कान में ईयर ड्रम से या फिर जो हमारा कान का पर्दा होता है इसके इस तक नहीं पहुंच पाता है, और हमारे कान की इससे सुरक्षा होती है। और इसी को हम देखते हैं कि हमारे कान में हम लकड़ी वगैरह डाल के या फिर पीच वगैरह डाल के हम इसको पूरा सब निकाल देते हैं, कान को साफ कर देते हैं। तो अगर हम बात करें तो उस सली के माध्यम से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है, उसके डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको एक स्प्रे के माध्यम से, इसे पानी का एक स्प्रे मार के इसको साफ करना बहुत ही सही होता है, ताकि इससे हमारा जो ईयर ड्रम होता है, जो हमारा कान का पर्दा होता है, वह भी डैमेज ना हो, ठीक है। तो सीरेमन ग्लैंड समझ में आया दोस्तों, हमारे कान में मिलती है, मोम का निर्माण करती है, जो धूल कणों वगैरह का रोक लेती है, और हमारे जो कान का पर्दा होता है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो अभी तक हमने 3 ग्रंथियां देख ली। लेक्राइमल ग्लैंड हमारी आंख के ऊपर मिलती है, मोबेमियन ग्लैंड जो हमारे आंख के इस वाले और इस वाले हिस्से पर देखने को मिलती है, और हमने कान में देख ली सीरेमन ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। आगे बढ़े अब हम, तो अब हम देखते हैं स्वीट ग्लैंड के बारे में। स्वेद ग्रंथि जो पसीने वाली ग्रंथियां होती है, जो पसीने का निर्माण करती है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड पसीने का निर्माण करती है, और जिस प्रकार से हमारे आंख में आंसुओं का निर्माण होता है और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जिस प्रकार से हमारी लार जो होती है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं कि हमारे इस सतह के, त्वचा के नीचे हमें स्वेद ग्रंथियां देखने को मिलती है, जो नलिका युक्त होती है, और इसी इसी के माध्यम से हमें हमारी सतह पर जब हमें गर्मी होती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है, और इस पसीने में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो सतह पर हमें देखते हैं कि हमारी त्वचा पर जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उनको सबको क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है।
तो समझ में आया दोस्तों आपको स्वेट ग्लैंड के बारे में, श्वेत ग्रंथि के बारे में समझ में आया। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम देखें तो एक ग्रंथि मिलती है मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियाँ। दोस्तों जो स्तन ग्रंथियाँ होती है उससे किसका स्त्रावण होता है, दूध का स्त्रावण होता है। ठीक है, और यह हम देखते हैं कि माताओं के द्वारा बच्चों को दूध पिलाने में काम में आती है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि और स्तन ग्रंथियों के बारे में समझ में आया दोस्तों आपको। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं सीबेसियस ग्लैंड के बारे में, तेलीय ग्रंथि के बारे में। दोस्तों यह जो तेलीय ग्रंथि होती है यह किसका निर्माण करती है, यह सीबम का निर्माण करती है। ये सीबम क्या होता है दोस्तों, तो आपने कभी देखा होगा कि आपकी त्वचा पर आपने देखा होगा या फिर आपके फेस पर अब ऑयली स्किन हो जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं ना कि ऑयली स्किन हो गई, जैसे महिलाएं बार बार बोलते हैं ओ माय ऑयली स्किन। तो जो ऑयली स्किन हो रही है यह किस ग्रंथि के कारण हो रही है, यह सीबेसियस ग्लैंड के कारण हो रही है, तेलीय ग्रंथि के कारण हो रही है। तो सीबम समझ में आया, जो तेल जो दिखाई देता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है तेल जैसा, वो क्या होता है, सीबम होता है। तो उसका निर्माण कौन करती है, सीबेसियस ग्लैंड करती है। ठीक है, और यही सीबेसियस ग्लैंड होता है जो मतलब कि स्त्रावित होना ही होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है, जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, वो क्या करती है, बहुत सारा हम देखते हैं कि क्रीम पाउडर वगैरह, फाउंडेशन वगैरह चेहरे पे लगाती है, पाउडर ये वो 17 चीज़ें लगाती है। तो उससे उस कारण से क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लो कि जैसे कि हमारे यहाँ पर ये ऑयली स्किन हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, कोई सा क्रीम पाउडर वगैरह कुछ भी लगा लिया, तो इसका सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, सीबम का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और सीबम निकल नहीं पाएगा। तो उस कारण से क्या हो जाता है कि अगर इन्होंने कुछ भी फाउंडेशन वगैरह पाउडर वगैरह लगाया तो वही क्या बनना, ये जो नलिकाएं होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और उस ब्लॉक होने के कारण हमें देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद वहाँ पर पिंपल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पिंपल्स वगैरह क्यों निकलते हैं, क्योंकि यह जो सीबेसियस ग्लैंड से सीबम नामक पदार्थ निकल रहा था यह क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो इस कारण से हमें चेहरे पर पिंपल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सेबेसियस ग्लैंड से सीबम का निर्माण होता है, और यही जो सीबम होता है यह पक्षियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्मित होता है दोस्तों। जैसे कि हम पक्षियों के तो जो पंख होते हैं उनके वो कितने सॉफ्ट होते लगते हैं हमें, वहाँ पर पानी भी नहीं टिकता है। तो वह सॉफ्टनेस किस कारण से आ रही है, वह तेलीय ग्रंथि सीबम के कारण आती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे त्वचा के नीचे हम देखते हैं कि हमें स्वेट ग्लैंड देखने को मिलती है, उसी प्रकार से हमें सीबेसियस ग्लैंड भी देखने को मिलती है, जो किसका निर्माण, सीबम का निर्माण करती है। तो समझ में आया दोस्तों आपको कि तेलीय ग्रंथि किसका निर्माण करती है, सीबम का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियों के बारे में। यह जो लार ग्रंथियाँ होती है दोस्तों, यह जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो हमारे मुंह में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसी लार ग्रंथि के अंतर्गत एक और हमें छोटी ग्रंथि देखने को मिलती है जिसका नाम है पेरिटीड ग्रंथि, जो हमें कान के इस वाले हिस्से पर देखने को मिलती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये कान के इस वाले हिस्से पर हमें पेरिटोड ग्रंथि देखने को मिलती है। जैसे कि ये नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हैं, ये वाली जो ग्रंथि होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये पेरिटोड ग्लैंड होती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यही वाला जो हिस्सा होता है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसमें सूजन आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसे हम कौन सी बीमारी कहते हैं, मम्स नामक बीमारी कहते हैं। तो मम्स बीमारी कौन सी ग्रंथि में होती है, पेरिटोड ग्रंथि, और अगर पेरिटोड ऑप्शन में नहीं हो तो लार ग्रंथि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं कि जो स्लेवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है, उससे 4 एंजाइम निकलते हैं। पहला जो एंजाइम है वो होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है दोस्तों, स्टार्च का पाचन करता है। और डाई स्टेट, यह भी किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। दोस्तों इसके अगले वीडियो में जब हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है और डाई स्टेट स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है दोस्तों, तो जो भी हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने अगर मूंगफली खाई तो जो मूंगफली का जो बाहर वाला जो कवर होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, स्टार्च का बना हुआ होता है। पौधों के अंदर जो भोजन संग्रहित होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो एक लाइसोजाइम एंजाइम भी यहाँ से निकलता है। तो लाइसोजाइम के बारे में तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, जो क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो एक म्यूलिन नामक एंजाइम भी निकलता है इससे। यह म्यूलिन नामक एंजाइम भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो जैसे ही जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं और दांतों से उनको चबाते हैं तो यहाँ से स्लाइवा निकलने लगता है, लार निकलने लगती है।
तो उस लार में क्या होता है, म्यूलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। और यह चिपचिपा बनाना क्यों महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ताकि वह आसानी से हम उसे निगल सकें। तो स्लेवरी ग्लैंड में एक और ग्रंथि होती है, पेरिटोड ग्रंथि, जिसके फूल जाने पर जो हमें यहाँ मिलती है, जिसके फूल जाने पर एक मम्स नामक बीमारी हो जाती है। इस स्लेवरी ग्लैंड लार ग्रंथि में 4 एंजाइम निकलते हैं। टाइलिन डाइस्टेट, यह स्टार्च का पाचन करते हैं, और जो लाइसोजाइम होता है वो कीटाणुओं को मारता है, और म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। यहीं पर अगर हम देखें कि हमारे मुख में ही हमें एक और ग्लैंड देखने को मिलती है, म्यूकस ग्लैंड। यह जो म्यूकस ग्लैंड होती है दोस्तों, तो ये जो हमारा जबड़ा होता है, ये वाला जबड़ा, इसके यहाँ पर नीचे हमें एक ग्रंथि देखने को मिलती है। जैसे कि आप नीचे वाले चित्र में देख सकते हैं, जो सब लिंगुअल ग्लैंड आपको दिख रही है, यहीं पर आपको एक म्यूकस ग्लैंड भी देखने को मिलती है, जो म्यूकस का निर्माण करती है। ठीक है, जो एक प्रकार का तेलीय पदार्थ होता है उसका निर्माण करती है। ठीक है, तो आपको स्लेवरी ग्लैंड लार ग्रंथि के बारे में समझ में आया दोस्तों कि ये क्या होती है। ठीक है, तो आगे देखिए अब हम दोस्तों, अब हम देखते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दोस्तों, जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है, जठर रस। इस जठर रस में हमें 2 एंजाइम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। जो पेप्सिन होता है दोस्तों वह प्रोटीन का पाचन करता है, और जो रेनिन होता है वह दूध को दही में बनाता है या फिर दूध का पाचन करता है। दोस्तों, यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम जब पाचन नामक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम ग्रंथि नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल हम जान लेते हैं कि ये जठर ग्रंथि क्या होती है। तो जठर ग्रंथि से जठर रस निकला, उससे 2 एंजाइम निकले, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन दूध को दही में या फिर दूध का पाचन करता है। जैसे कि अगर हम देखें दोस्तों चित्र में, ये हमारा होता है अमाशय, स्टमक होता है। इस स्टमक में अगर हम देखें कि जो जठर ग्रंथि है वो हमें कहाँ मिलती है, तो देखो दोस्तों, इस चित्र में आपको ये वाला ही जो हिस्सा होता है, यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ मिलती है, और इसी को जूम करके बताया गया है कि जो जठर ग्रंथि होती है वो किस प्रकार की देखने को मिलती है। तो अभी इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो जठर ग्रंथि होती है वो कहाँ पे मिलती है, हमको अमाशय में मिलती है, और यहाँ से निकलता है जठर रस, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, तो आप चित्र से देखकर समझ सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बहिर्स्रावी ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, लीवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम जिगर भी कहा जाता है। तो जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि जिगर कलेजा, तो वो जिगर की जो बात हो रही है वो जिगर किसके बारे में कहा जा रहा है, वही क्या होता है, लीवर होता है, यकृत होता है। दोस्तों, लीवर को, यकृत को या जिगर को आपको सामान्य भाषा में समझना हो तो जो कलेजी होती है, जिसको आप जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, जो कलेजी होती है ना, उस कलेजी को ही क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। तो लीवर की अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, पहला। दूसरा, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि सबसे तेज सेल डिवीजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। मतलब कि इस लीवर में थोड़ी बहुत अगर चोट लगती है तो ये अपने आप से क्या कर लेता है, उसे ठीक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे तेजी से डिवीजन होता है। और यही बात अगर हम हमारे मस्तिष्क में करें तो वहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो जब भी हमारे सिर में चोट लगती है तो व्यक्ति की मौत होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती है। और बात करें अगर लीवर की, तो लीवर में अगर कोई चाकू भी मार देगा तो व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा सा कटा फटा रहता है, तो वो लीवर अपने आप में थोड़े समय में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं कि जो लीवर होता है, यकृत होता है, इससे 4 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम, एक होता है फाइब्रिनोजन। यह फाइब्रिनोजन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, ब्लड की क्लोटिंग करता है, मतलब कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो जब भी हमें कहीं पर चोट लगती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड कंटिन्यूसली नहीं आता है, थोड़ी समय बाद वहाँ पर ब्लड रुक जाता है, वहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो वह कौन सा एंजाइम करता है, तो वह फाइब्रिनोजन एंजाइम करता है। अगला हम देखें तो एक हेपरिन नामक एंजाइम मिलता है हमको। यह हेपरिन नामक क्या करता है, एंजाइम शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। लेकिन जो हेपरिन होता है वह ब्लड को अंदर नहीं जमने देता है, मतलब शरीर के अंदर अगर जम गया कहीं पर ब्लड तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस शरीर के अंदर ब्लड को जमने से कौन रोकता है, तो हेपरिन एंजाइम। और शरीर के बाहर ब्लड को कौन जमाता है, फाइब्रिनोजन एंजाइम। इसके अलावा भी दोस्तों एक प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम और एक एल्बुमिन एंजाइम भी लीवर से निकलता है। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको। ठीक है,
तो आप चित्र में भी आप देख सकते हैं कि लीवर का चित्र, लीवर का डायग्राम किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ये होता है हमारा स्टमक, आमाशय होता है, और इसी से यहाँ पर हमको इसी के साइड में होता है लीवर, और यहाँ पर लीवर में एक संरचना हमको देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लेडर, पित्ताशय होता है। यह लीवर जो होता है यह पित्त रस का निर्माण करता है, और जो यह पित्ताशय होता है यह किसका पित्त रस का स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लीवर के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों, लीवर से एक पदार्थ निकलता है बिलिरुबिन। यह बिलिरुबिन जो पदार्थ होता है यह क्या करता है, मल को पीला कर देता है। तो जो हमारा मल होता है, जो लेटरिन होती है, उसका रंग पीला करने का काम किसका होता है, बिलिरुबिन का होता है। अगर यह इसकी मात्रा हमारे मल में ज़्यादा ही जब सेक्रेट होने लग जाती है, मतलब बिलिरुबिन की मात्रा जब ज़्यादा ही निकलने लग जाती है, तो जो मल का रंग वो बहुत ही ज़्यादा पीला हो जाता है, और हम देखते हैं कि हमारा शरीर भी पूरा पीला पड़ने लग जाता है, जिससे जॉन्डिस नामक बीमारी, पीलिया रोग हो जाता है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, और पित्त रस को स्टोर करने का काम, संग्रहण करने का काम किसका है, पित्ताशय का है, गॉल ब्लैडर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यकृत से एक बिलिवर्डिन नामक पदार्थ निकलता है जो पित्त को हरा रंग देता है। तो हमारा जो पित्ताशय होता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, यह हमें हरे रंग का देखने को मिलता है। तो ये हरा रंग किस कारण से आता है, बिलिवर्डिन नामक पदार्थ से आता है। हमारा जो यकृत होता है और क्या काम करता है दोस्तों, तो वह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। दोस्तों, जो अमोनिया होता है वह हमारे शरीर में ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है कंपैरिजन टू यूरिया। तो यह ज़्यादा खतरनाक चीज़ को कम खतरनाक चीज़ में कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया ज़्यादा खतरनाक, यूरिया कम खतरनाक। तो अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। उसी प्रकार से जो हमारा लीवर होता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ रही है तो उसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, और अगर ब्लड में हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हमें एक बीमारी हो जाती है, इंसुलिन नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, यकृत करता है, लीवर करता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें दोस्तों, तो जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, वह कार्बोहाइड्रेट को वसा में, फैट में कन्वर्ट करता है, और यह फैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हम देखें तो कहाँ पर पाई जाती है, हमारे लीवर में पाई जाती है, हमारे यकृत में पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट को फैट में और फैट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कौन करता है, लीवर करता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें तो जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, माता के भ्रूण में होता है, तो उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो ब्लड का निर्माण होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो में होता है। लेकिन दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, भ्रूण में होता है, तो उसकी जो हड्डियां होती है वो तो बहुत ही नाजुक होती है, वो तो बन रही होती है। तो ठीक है, तो उसमें तो वहाँ पर ब्लड बनना बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। तो जो बच्चा भ्रूण में होता है तो उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी हड्डियां बहुत ही नाजुक होती है। तो हम देखते हैं कि फिर बच्चे की अच्छी तरीके से क्या की जाती है, मालिश की जाती है, ताकि उसकी हड्डियां अच्छे से मजबूत हो जाए और उसके हाथ पैर एकदम से सीधे हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा लीवर होता है वह जहर और शराब को कम मात्रा में अगर लिया जाए तो उसको निष्क्रिय कर देता है। लेकिन अगर इसकी ज़्यादा ही मात्रा ली जाए, व्यक्ति लिए ही जा रहा है, तो फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, लीवर हमारा खराब हो जाता है। लेकिन अगर इसकी कम मात्रा होती है तो उसको, जो हमारा लीवर होता है, वह निष्क्रिय करने का काम भी करता है। आई होप आपको लीवर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम अंत में मिश्रित ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में मिक्स्ड ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, पेनक्रियाज पाई जाती है। तो जो पेनक्रियाज होती है दोस्तों, वह हार्मोन का भी निर्माण करती है और एंजाइम का भी स्त्रावण करती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों हार्मोन की, तो अग्नाशय ग्रंथि से 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, तो अगर हम इंसुलिन की बात करें दोस्तों, तो इंसुलिन क्या करता है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है
तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। मतलब अगर इंसुलिन की कमी हुई तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, और अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल रहा है और उसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा जो हार्मोन निकलता है वो होता है ग्लूकेगोन। यह ग्लूकेगोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। मतलब कि यह हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है, ग्लूकेगोन का काम होता है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है, लेकिन ग्लूकेगोन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ठीक है। अगला जो हार्मोन निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से वह है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन पचे हुए भोजन, ये बचे हुए नहीं है दोस्तों, ये पचे हुए है। तो जब हम आपको हमारे टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे तो वहाँ पर इसको ठीक कर दिया जाएगा दोस्तों। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है। तो सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन होता है वह पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण असिमिलेशन की अवधि बढ़ा देता है। असिमिलेशन क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है दोस्तों, कि भोजन पचने के बाद में जो छोटी आंत के माध्यम से पूरे शरीर में उसे पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। ठीक है। तो उसकी अवधि को बढ़ाने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। तो अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियास से हार्मोन निकलते हैं 3, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और सोमेटोस्टेनिन। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अगर हम बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम भी निकलते हैं। उसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, पहला निकलता है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, दूसरा निकलता है एमाइलेज जो स्टार्च का पाचन करता है, और तीसरा निकलता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। जब हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो इनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यह जो टॉपिक है हमारा ग्रंथि वाला, इसमें इतना ही पढ़ने को होता है। जो टॉपिक जहाँ इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे जितना पढ़ना है दोस्तों वहाँ पर उसको उतना ही पढ़ना चाहिए, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर आपको ग्रंथियों की में इतना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से हार्मोन होते हैं। जब पाचन नामक चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहाँ पर आपको डिटेल से इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय ग्रंथि समझ में आया क्या होती है। ठीक है। हार्मोन और एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं ये भी समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें हम पूरी तरीके से पेपर 3 की यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में हमारा आगे भी विचार है कि हम यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी कवर कराएंगे, और इसके बाद में हम यूनिट जो 5 है मैथ्स वाली उसको भी हम कवर कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।